नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने एनकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड द्वारा 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने गन्ने के लिए अब तक के सबसे अधिक 290 रुपए प्रति क्विंटल उचित और लाभकारी मूल्य की भी अनुमति दी। सरकार कल संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति की जानकारी देगी। भारत यात्रा के इच्छुक अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए ई वीजा अनिवार्य। देश ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 60 करोड़ से अधिक टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। केंद्र सरकार अगस्त के अंतिम सप्ताह में 2 करोड़ अतिरिक्त वैक्सीन स्कूल शिक्षकों के टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा। बिहार सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में छूट दी। धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल और शैक्षिक संस्थानों को सामान्य रूप से कामकाज की अनुमति। और लीड्स में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम 78 रन पर आउट। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं निखिल कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने मैसर्स एनकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड द्वारा 15,000 करोड़ रुपए तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निवेश से बुनियादी ढांचा, निर्माण और हवाई अड्डा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इससे हाल ही में घोषित राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए विश्वस्तरीय हवाई अड्डों और परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास की सरकारी योजनाओं को बल मिलेगा। इस फैसले से निर्माण और इससे जुड़ी गतिविधियों में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ रूस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य व्यावसायिक लेखा प्रशिक्षण, नैतिकता, तकनीकी अनुसंधान और लेखाकारों के व्यावसायिक विकास के संबंध में विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से आपसी सहयोग को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य संगोष्ठियों, सम्मेलनों और दोनों पक्षों के लिए लाभकारी संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के साथ ही भारत और रूस में लेखा कार्य के विकास पर विकास की जानकारी प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो अब तक का सबसे उचित और उच्चतम मूल्य है। वाणिज्य, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ होगा। श्री गोयल ने कहा कि इस निर्णय का फायदा चीनी मिलों के 5 लाख कामगारों और उनसे जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों को भी मिलेगा। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP जो शुगर केन पे दिया जाता है, उसको बढ़ाकर अब 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। जब रिकवरी 10% से अधिक हो जाती है तो उसका प्रोपोर्शनेट हर 0.1% इंक्रीज के लिए अधिकांश 2 रुपए 90 पैसे प्रति क्विंटल और दिया जाता है। और न्यूनतम बेसिक जो प्राइस मिलती है उसको भी 9.5% पर रोका गया है कि 9.5% से कम अगर किसी किसान का रिकवरी होती है तो 9.5% पे ही आधारित उनको 275 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्र सरकार के संपत्ति मुद्रीकरण के फैसले पर टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2008 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की संपत्ति मुद्रीकरण का प्रस्ताव पारित किया गया था। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान महाराष्ट्र में मुंबई पुणे कॉरिडोर के संपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से
8,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई थी। And every now and then come up with, oh, you're selling off the countries. That's something which they are very good at. They sold air, they sold water, they sold land, they sold mines and made a lot of kickback with it. From 2014, I challenge if there's been even an allegation, a whisper of allegation against Prime Minister Modi's government. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल नई दिल्ली में संसद में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ऐसा किया जा रहा है। अब तक अफगानिस्तान से 600 लोगों को भारत लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि सभी अफगान नागरिक केवल ई वीजा के द्वारा ही भारत आ सकेंगे। ऐसी खबरें हैं कि कुछ अफगान नागरिकों के पासपोर्ट खो गए हैं। इसे देखते हुए अफगान नागरिकों को पहले से जारी किए गए वीजा जो भारत में वर्तमान में नहीं है, तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। भारत की यात्रा करने के इच्छुक अफगान नागरिक www.indianvisaonline.gov.in पर ई वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब से अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर बातचीत की। श्री जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर से भी बातचीत की और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने यात्रा पर कोविड प्रतिबंधों में ढील का स्वागत किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अरे आशा दीदी, हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 60 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड महामारी से लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। कल 34,000 से अधिक रोगी संक्रमण से ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 97.67% हो गई है। कल 37,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 3,22,327 मरीजों का इलाज चल रहा है। साप्ताहिक संक्रमण दर 1.92% है। दैनिक संक्रमण दर 2.1% है। कल 648 रोगियों की संक्रमण से मौत हुई। अब तक 4,35,758 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब तक 51 करोड़ 11 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार देश भर के स्कूलों के शिक्षकों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने के लिए इस महीने के अंतिम सप्ताह में वैक्सीन की 2 करोड़ अतिरिक्त डोज उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि इस टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शिक्षा की एकीकृत जिला सूचना प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं और राज्य सरकार के शिक्षा विभागों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन के साथ समन्वय स्थापित करके कर सकते हैं। बैठक के दौरान कोविड रोधी टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें राज्यों को टीके की दूसरी डोज देने को बढ़ावा देने और स्कूली शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के प्रतिरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई। राज्यों को आपात कोविड कार्रवाई पैकेज कोष के तुरंत इस्तेमाल के बारे में बताया गया। उन्हें कोविड निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और आगामी त्योहारों से पहले एहतियाती उपाय करने को कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने केरल का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां ओणम के बाद कोविड रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। बैठक में राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे ऐसे जिलों की पहचान करें जहां टीकाकरण की दर कम है। बिहार में आज अनलॉक के अगले चरण में कोविड संबंधित प्रतिबंधों में महत्वपूर्ण ढील देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए दिशा निर्देश कल से 25 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी संस्थान, कोचिंग संस्थान, कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल सामान्य रूप से काम कर सकेंगे। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति होगी। राजनीतिक,
सामाजिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह तथा सभाओं के आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। दिशा निर्देशों में कोविड संबंधित मानदंडों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। सिनेमा हॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम और रेस्तरां को 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। मेघालय में आज कोविड के 354 नए मामलों का पता चला। राज्य में पिछले 24 घंटों में 352 मरीजों के ठीक होने के साथ स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 70,479 हो गई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार आज कोविड संक्रमण से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,292 हो गई है। इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,815 है। राज्य में 12,98,028 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसमें 10,07,457 को टीके की पहली खुराक जबकि 2,90,571 लोगों को टीके की दोनों खुराक मिल चुकी हैं। मणिपुर में आज कोविड के 377 नए मामलों की पुष्टि हुई। इनमें केंद्रीय सशस्त्र बलों के 7 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,763 हो गई है। इस दौरान 3,769 नमूनों की जांच की गई। 411 मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,06,040 और सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,11,975 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 95.23% है। वर्तमान में 3,572 सक्रिय मामले हैं। कल तक 14,92,777 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिनमें 3,13,199 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-115767 और 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। केरल में कोविड के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। आज 31,445 नए मामलों की पुष्टि हुई। 3 महीने के बाद संक्रमितों की संख्या 19% को पार कर गई है। राज्य में ओणम और ईद के बाद कोविड के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई। आज कोविड से 215 मरीजों की मृत्यु हुई, जिससे मरने वालों की संख्या 19,972 हो गई है। 20,271 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय राज्य में 1,70,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर कोविड जांच और टीकाकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों, कोविड योद्धाओं और व्यापारियों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन के नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने एनकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड द्वारा 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने गन्ने के लिए अब तक के सबसे अधिक 290 रुपए प्रति क्विंटल उचित और लाभकारी मूल्य की भी अनुमति दी। सरकार कल संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति की जानकारी देगी। भारत यात्रा के इच्छुक अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए ई-वीजा अनिवार्य। देश ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 60 करोड़ से अधिक टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। केंद्र सरकार अगस्त के अंतिम सप्ताह में 2 करोड़ अतिरिक्त वैक्सीन स्कूल शिक्षकों के टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा। बिहार सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में छूट दी। धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल और शैक्षिक संस्थानों को सामान्य रूप से कामकाज की अनुमति। और लीड्स में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम 78 रन पर आउट। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद 4 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर कल लखनऊ पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान वे लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कल राष्ट्रपति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। 27 अगस्त को राष्ट्रपति लखनऊ स्थित कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही वो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। 28 अगस्त को राष्ट्रपति गोरखपुर जाएंगे, जहां वो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय की आधारशिला रखने के साथ ही महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ से रेल मार्ग के द्वारा अयोध्या जाएंगे, जहां वो संस्कृति और पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करने के साथ ही रामलला के दर्शन करेंगे और भव्य मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सरकार कल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल शुरू करेगी। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई श्रम पोर्टल का लोगो जारी करते हुए कहा कि असंगठित श्रमिकों की पहचान की मांग लंबे समय से की जा रही थी। उन्होंने बताया कि ये पोर्टल राष्ट्र निर्माता श्रम योगियों का डेटाबेस उपलब्ध कराएगा। इससे श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अपने स्थान पर मिल सकेगा। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज कहा कि 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। श्री रावत ने आज पंजाब सरकार के 4 मंत्रियों और पार्टी के 3 विधायकों से भेंट करने के बाद ये बात कही। ये सभी नेता अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की मांग को लेकर श्री रावत से आज देहरादून में मिले। श्री रावत ने यह भी कहा कि पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू से कहा गया है कि वो अपने सलाहकारों पर नियंत्रण रखें। श्री रावत ने कहा कि पार्टी में अगर कोई भी नेता देश विरोधी बयान देता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोए 21 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में 78 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की ओर से केवल रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके। इंग्लैंड की ओर से जेम्स एंडरसन और क्रेग ओवरटन ने 3-3, जबकि ऑली रॉबिन्सन और सैम क्यूरेन ने 2-2 विकेट लिए। टेस्ट श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों और पदक विजेताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को सर्वोत्तम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री ठाकुर ने कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों, परिसंघ और कोच के प्रयासों की सराहना की। हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अमित खत्री, शैली सिंह ने जहां एक और सिल्वर मेडल जीता और शैली सिंह का तो मात्र 1 सेंटीमीटर से गोल्ड मेडल चुका है। ये अपने आप में दिखाता है कि जहां भारत ने पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, हमारे एथलीट्स ने और अच्छा करना शुरू किया, वहीं पर बाकी खिलाड़ियों ने भी, चाहे अब्दुल रज़ाक हो, भरत श्रीधर हो, प्रिया मोहन हो, सुमी हो, कपिल हो, इन सब ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये एक अच्छी पहल है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में टेबल टेनिस में भारत की सोनल बेन मधु भाई पटेल और भाविना हसमुख भाई पटेल व्यक्तिगत स्पर्धा में पहले दौर के मुकाबले में हार गए हैं। अब दोनों खिलाड़ी गुरुवार को दूसरे दौर में अपनी चुनौती पेश करेंगे। अब शुक्रवार को भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, भारोत्तोलन और तैराकी में अपनी चुनौती पेश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। उन्नीस में आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए यानी आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर बने थे। आईएनए का गठन भारत की स्वतंत्रता के लिए सितंबर 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा सशस्त्र युद्ध के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन जल्द ही इसे भंग कर दिया गया। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने आगमन के बाद इसे पुनर्जीवित किया। 1943 के प्रारंभ में बोस ने ये महसूस किया कि दक्षिण पूर्व एशिया अंग्रेजों से लड़ने और उपनिवेशवाद विरोधी सेना की स्थापना के लिए उपयुक्त था, जहां बड़ी संख्या में भारतीय विदेश में रह रहे थे। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ, और खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें। जनवरी 1943 में जापानियों ने बोस को पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे, जिनका ये मानना था कि भारत को मुक्त कराने का एकमात्र तरीका सशस्त्र संघर्ष है। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. नेताजी के नेतृत्व में आईएनए ने दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों में से पूर्व कैदियों और हजारों नागरिक स्वयंसेवकों को आकर्षित किया। आईएनए का सशस्त्र प्रतिरोध और उनका बलिदान हमेशा के लिए जनमानस की स्मृति में अंकित है। पच्चीस अगस्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणपति अग्रहारम अन्नादुरई अय्यर नटेसन की जयंती है। उनका जन्म 1873 में तंजावुर में हुआ था। वर्ष 1900 में उन्होंने अंग्रेजी में मासिक प्रकाशन द इंडियन रिव्यू शुरू किया। इसमें ज्यादातर राष्ट्रवादी विषयों को शामिल किया गया था। 1915 में भारत आने के बाद जब महात्मा गांधी पहली बार मद्रास गए तो वे लगभग एक महीने तक नटेसन के घर पर ही रहे। जी नटेसन एक अद्वितीय लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने 1897 में स्वयं की प्रकाशन कंपनी की स्थापना की। वे बापू के भाषणों और लेखन सहित गांधीवादी साहित्य के प्रसिद्ध प्रकाशक थे। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की इस कड़ी को विराम देते हैं। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के सैनिक भीमा नायक की बहादुरी की कहानी प्रसारित करेगा, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटेन के खिलाफ पराक्रम दिखाया। वीर गाथा शीर्षक से इसकी पहली कड़ी बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम हर बृहस्पतिवार को इसी समय परिक्रमा के अंतर्गत प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ जुड़े रहें। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग सोमवार 16 अगस्त से हर दिन आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार आप तक पहुंचाएगा
स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की गाथा 100.1 FM गोल्ड चैनल पर सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे। तो जुड़े रहें आकाशवाणी के साथ। सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में 75 स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के लिए जल्द ही एक विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी। ये योजना जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC द्वारा शुरू की जाएगी। ये जानकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में BIRAC के निदेशक मंडल के साथ बातचीत में दी। जल शक्ति मंत्रालय ने आज आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 100 दिनों के अभियान सुजलाम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट का जल प्रबंधन करके अधिक से अधिक गांवों को ODF प्लस श्रेणी में लाना है। इस अभियान के दौरान 10 लाख सोक पिट बनाए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का प्रयास कम समय में तेजी से देश भर के गांवों को ODF प्लस श्रेणी में लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति के 37वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। ये केंद्र और राज्य सरकारों को सम्मिलित करते हुए सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए ICT आधारित एक मल्टी मॉडल मंच है। बैठक में परियोजनाओं और एक योजना सहित एजेंडा की 9 मदों में समीक्षा की गई। 8 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की और 2 परियोजनाएं बिजली मंत्रालय की हैं। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। तापमान 25 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर, शाम या रात में सामान्यतः बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शिमला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तापमान 18 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। देहरादून में भी बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चंडीगढ़ में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गुवाहाटी में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। तापमान 25 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शिलांग में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कई बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गंगटोक में सामान्यतः बादल छाए रहने और तेज वर्षा होने का अनुमान है। तापमान 18 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने एनकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड द्वारा 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने गन्ने के लिए अब तक के सबसे अधिक 290 रुपए प्रति क्विंटल उचित और लाभकारी मूल्य की भी अनुमति दी। सरकार कल संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति की जानकारी देगी। भारत यात्रा के इच्छुक अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए ई-वीजा अनिवार्य। देश ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 60 करोड़ से अधिक टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। केंद्र सरकार अगस्त के अंतिम सप्ताह में 2 करोड़ अतिरिक्त वैक्सीन स्कूल शिक्षकों के टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा। बिहार सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में छूट दी। धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल और शैक्षिक संस्थानों को सामान्य रूप से कामकाज करने की अनुमति। और लीड्स में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम 78 रन पर आउट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।